आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट हमारे सामने रखा है, विकसित भारत की ओर वाला एक मजबूत कदम, इस रूप में हम इसको देखते हैं। विशेष रूप से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप, उसका एक कालावधि और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है उस प्रकार की प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से हमको दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो अवसर हमको मिला है, उस अवसर को प्राप्त करने वाला ये बजट है। साथ जो फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले, इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है। इसमें योजना तैयार की गई है जिससे निवेश भी बढ़ेगा और साथ साथ बड़े प्रमाण पर जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। विशेष रूप से खेती का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या फिर फिशरीज़ का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में या सिंचाई का क्षेत्र हो, बहुत कारगर योजना तैयार की गई है। बहुत जिसको हम कह सकते हैं भविष्य का विचार करते हुए योजना तैयार की गई है, जिससे ये क्षेत्र विस्तारित भी होगा और इस क्षेत्र को बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा। महिलाओं की ओर विशेष ध्यान इस बजट ने दिया हुआ है, जहां एक और जो हमारी लखपति दीदी का जो कार्यक्रम है वो बहुत यशस्विता के साथ हमारे देश में चल रहा है और महिलाएं देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। उस योगदान को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उनको मार्केट प्लेस उपलब्ध कर देने का एक कार्यक्रम इसमें घोषित किया गया है, इससे बहुत विकेंद्रित पद्धति से महिलाओं को सक्षम बनाने का काम होगा और अर्थव्यवस्था में वे एक बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएगी। हमारी महिलाओं को एक प्रकार से हर जिले में उनके लिए हॉस्टल तैयार करना, इस प्रकार की योजना भी इसमें दी गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ सेक्टर में भी हर ग्रामीण रुग्णालय में, जिला रुग्णालय में, वहाँ पर कैजुअल्टी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर इस पूरी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम ये केंद्र सरकार कर रहा है और विशेष रूप से 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश, ये जो हमारे जिसको हम पायाभूत कह सकते हैं, अधोसंरचना जिसको हम कहते हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये जाएगा, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर ये निवेश होने वाला है और देश को एक बड़ी गति मिलेगी। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो विशेष रूप से डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में भी जो नया वित्त आयोग है उसने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, जिससे राज्यों को फ़ायदा होगा। अगर महाराष्ट्र का हम विचार करें तो महाराष्ट्र को डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में अभी 6.41% इतना डिवोल्यूशन मिलने वाला है, जिसके कारण इस वर्ष हमको 98,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और हर साल ये पैसा बढ़ते जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषतः जिन राज्यों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं मिली है, 5 लाख की जनसंख्या से ऊपर के जो शहर है उनके लिए जो योजनाएं आई है, या ग्रोथ हब के लिए 5,000 करोड़ रुपया पर ग्रोथ हब अगले 5 सालों में देने की जो बात है, उसका महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा, क्योंकि MMR, PMR और नागपुर ऐसे 3 ग्रोथ हब ये महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मुंबई से पूना ये जो एक हाई स्पीड ट्रेन की बहुत पिछले 10-15 सालों से ये मांग चल रही थी, इसको मंजूर किया गया है। पूना से हैदराबाद की भी
जो मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। और कुल मिलाकर सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दिशा देने का काम इस बजट ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट के कारण तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और बाद में विकसित भारत, इन दोनों सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। सर, दो सवाल हैं आपसे। पहला तो मैं बजट को लेकर आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि हमने कई देशों के साथ एफटीए किया है हाल में, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खासतौर पे एमएसएमई और जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री, महाराष्ट्र की भूमिका कितनी अहम हो जाएगी यहाँ पर, पहला सवाल मेरा। उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि एफटीए के बाद विशेष रूप से जो सेक्टर्स है जिसमें महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस है, मसलन जेम्स एंड ज्वेलरी हम लीडर है, मसलन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में हम इसमें नंबर 1 है। टेक्सटाइल, ये हमारा एक प्रकार से महाराष्ट्र का एक फोर्टे है। ऐसे कई क्षेत्र है कि जिन क्षेत्रों को सबसे बड़ा मार्केट ज़ीरो ड्यूटी का मिला है, वो सारे क्षेत्र महाराष्ट्र में है। इसलिए महाराष्ट्र को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही। और दूसरा, आज के बजट ने इस एफटीए को लिवरेज करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है और जिस प्रकार के इंसेंटिव्स और बाकी सारी चीज़ें दी है, उसका महाराष्ट्र फायदा पूरा लेगा। सेकंड सवाल है सर, सूबे के गृह मंत्री भी आपने, इसलिए सवाल कर रहा हूँ, हालांकि जवाब आपने दिया है। जो जिस अटैक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम कर दिया है उस चीज को लेके, सेम वही मोडस ऑपरेंडी सलमान खान की केस में है और सेम इंडस्ट्री है, इसीलिए सवाल आपसे। देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसमें इस प्रकार की दीवार पर कुछ गोलियां चलाई गई, जिस स्कूटी से वो भागा वो स्कूटी मिली है, उसका मालिक पता चला है, मालिक ने किसी को बेचा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, वो कोई बड़े लोग नहीं है। ये ठीक से इनको मतलब जिस प्रकार से इनको सबक सिखाना सिखा देंगे। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से एक नैरेटिव सेट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ और आपके खिलाफ भी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे दोनों जो मर्जर के बीच में एक विलन का काम कर रही है, खासतौर पर बीजेपी का विरोध है, आपने वित्त मंत्रालय जो है वो हथिया ले लिया है, इन तमाम बातों को लेकर क्या आपका कहना है, क्या इसमें सच्चाई? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई नैरेटिव इसलिए सेट नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटा सेक्शन है जो इस प्रकार से नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट थे और उनके अपने इंटरेस्ट सर्व नहीं हुए, ऐसे लोग मिलकर ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले दिन से बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली पार्टी है, उनके निर्णय वो करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि हम उनके साथी हैं, वो हमारे साथ रहे, उनके निर्णयों के पीछे हम पूरी ताकत से खड़े। सर, आपको लगता है अजीत पवार जी की जिस तरह से मौत हुई, उनकी मौत की ठीक बात थी, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स थे जो उसका पॉलिटिकल लिवरेज देने की कोशिश की? इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की मौत के बाद भी कई प्रकार की राजनीति होती है, ये होनी नहीं चाहिए पर होती है, और उस पर टिप्पणी करना ये मैं ठीक नहीं समझता।